नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। दोस्तों, जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें जो क्लास 6 है उसकी जो हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री की किताब। देखिए दोस्तों, पहले पार्ट का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कॉलम है ये बच्चों को समझाने के लिए दिया हुआ है। एक बार इसको देख लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, रशीदा का सवाल। रशीदा बेटी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वो सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो देखिए दोस्तों, 100 साल पहले क्या हुआ था इसका पता कैसे लगा पाते हैं, इसका पता कैसे लगा सकते हैं वो देखिए। तो ये कैसे पता लगा है कि 100 साल पहले हुआ क्या था। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर जो अखबार है वो पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो कि उस समय की उससे स्मृति याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। बहुत पहले क्या हुआ था, पिछले साल की जो किसी की स्थिति के बारे में जाननी हो तो किसी व्यक्ति के बारे में बात किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, ठीक है, स्मृति पर आधारित। लेकिन जो वर्षों पहले जो क्या हुआ था कैसे जाना जा सकता है, वो आइए जानते हैं। देखिए, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि वर्षों पहले हुआ क्या था। कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, लेकिन लोग जैसे खाते क्या थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे। हम आर्किटेक्टों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे और कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो दोस्तों, ये है भारत का नक्शा और नर्मदा नदी है यहाँ। देखिए, ये है गुजरात, ये है राजस्थान, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ी आ जाती है और सतपुड़ा पहाड़ भी थोड़ा बहुत आ जाता है। तो ये नर्मदा नदी ये रही, यहाँ से निकलता है नर्मदा नदी। ये देखिए, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास की जंगली विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के जो अन्य उत्पाद थे उन पर निर्भर रहते थे। उनका संग्रह किया करते थे। ये जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। तो इसमें सिर्फ समझने वाली बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किरतर पहाड़ियाँ देखिए नक्शे में नीचे। ये भारत का नक्शा है। इसमें ये पाकिस्तान वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ ये पाकिस्तान आ जाता है। ये अफ़गानिस्तान आ जाता है, ये वाला एरिया। और ये सुलेमान पहाड़ी एरी और ये किरथर पहाड़ी,
ठीक है, ये कृतर पहाड़ी है, ये सुलेमान पहाड़ी है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग, यानी अभी जो हमने बताया वहाँ सुलेमान पहाड़ी और कृतर पहाड़ी, तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और गेहूँ जो जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने इसके साथ ही जो भेड़ बकरी है, गाय बैल, भेड़ बकरी जैसे आज भी हम पालते हैं, गाय बैल भेड़ बकरी जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। अब इसमें बता रखा कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। देखिए दोस्तों, ये है भारत के जो हिमालय प्रदेश है, हिमालय क्षेत्र, तो ये उत्तर पूर्व गारो पहाड़ी यहाँ पे आती है। गारो खासी जयंती पहाड़ी आती है यहाँ पे, तो गारो पहाड़ियाँ ये बता रखा है। और विंध्य पहाड़ियाँ भारत के मध्य में, ये विंध्य पहाड़ी विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियाँ विंध्य पहाड़ी कहलाती है। तो इन क्षेत्रों में क्या है कि कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे थे जो जहाँ पे कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमने बताया था, यहाँ पर चावल उपजाया गया। ये स्थान विंध्य के उत्तर में थे, विंध्य ये रहा, और ये जो गुजरात है, ये यहाँ पर उत्तर में चावल की खेती उगाई गई। इसके आगे दोस्तों देखिए, ये है एक उसमें बता रखा है, देखो, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। मानचित्र पर सिंधु और उसकी जो सहायक नदी उसका पता लगाने का प्रयास करो। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो है सिंधु नदी, ये तो है सिंधु नदी, और ये है झेलम नदी। इसके पास में ये है चेनाब नदी। झेलम नदी चेनाब नदी में मिल गई है, ये आगे बढ़ रही है। ये है रावी नदी, और ये है व्यास नदी, और ये है सतलज नदी। ठीक है, सारी सारी नदियाँ सतलज नदी मिल जाती है, और सतलज नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये आगे जो पूरा जो सिंधु सतलज का जो है वो पूरा मैदान यहाँ पे बन रहा है। गंगा जमुना सिंधु सतलज का जो मैदान है वो यहाँ पे बन रहा है। वैसे सिंधु सतलज का जो मैदान है वो उसको पूरा यहाँ तक का जो मैदान है उसको बोला जाता है किताब में। ठीक है, तो सिंधु नदी ये है और सतलज नदी ये है, पूरा इसका मैदान बोला जाता है, क्योंकि बाकी की जो नदी है वो भी, गंगा यमुना नदी वो भी इसमें निकल रहे हैं। दोस्तों, सहायक नदियाँ किसे कहा जाता है? देखिए, सहायक नदियाँ उन्हें कहा जाता है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है लगभग 4,700 वर्ष पूर्व। 4,700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे पर कुछ आरंभिक नगर फले फूले। देखिए, कोई नगर कहाँ बसेंगे जहाँ पे नदियाँ होंगी, वहाँ पर ही नगर बसेंगे। ठीक है, तो गंगा व इसकी जो सहायक नदियों के किनारे भी नगर बसे तथा समुद्र तटवर्ती जो इलाके हैं वहाँ पे नगरों का विकास हुआ लगभग 2,500 वर्ष पूर्व। मान लीजिए जितनी भी सभ्यता पनपी है वो सारी नदियों के आसपास में पनपी। देखिए, यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता है वो यहाँ पनपी है। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो जितने जो यूपी वाला जो क्षेत्र है, एरिया है, वहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। जो बिहार है वहाँ पे जो मगध साम्राज्य था मौर्य काल का, वो कितना फला फूला। ठीक है, तो ज़्यादातर संसाधन वहीं मिले, नदियों के आसपास के मिल जाते हैं, और वहाँ पर जो जनसंख्या है वहीं नदियों के किनारे ज़्यादा होती है। अब इसमें दे रखा है गंगा नदी व इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। देखिए दोस्तों, गंगा के जो दक्षिण में है इन नदियों के आसपास का प्राचीन क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। देखिए दोस्तों, जो गंगा नदी है वो हिमालय के उत्तराखंड राज्य में गोमुख से निकलती है, गोमुख से निकलती है। तो कहाँ कहाँ बहती है? देखिए, उत्तराखंड में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, यहाँ से फिर ये बहती है बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार पश्चिम बंगाल में नदी बहती है। सोन नदी की बात की जाए तो ये विंध्याचल पहाड़ी है, यहाँ से एक पर्वत है अमरकंटक। अमरकंटक से एक तो सोन नदी अमरकंटक यहाँ से निकलती है। ठीक है,
मगध वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे मगध के, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत है, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान है, नदियाँ हैं, और समुद्री यात्राओं के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम के तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। नॉर्मली बात है, कभी कभी जैसे सेनाएं एक दूसरे क्षेत्रों पर भी विजय हासिल करने के लिए जाती थी। समुद्रगुप्त की सेना यहाँ तक आ गई, लेकिन झेलम नदी को पार भी कर लिया, लेकिन वे व्यास नदी को पार नहीं किया, क्योंकि उनके जो सिपाही थे समुद्र उसके सिकंदर के जो सिपाही थे वो व्यास नदी को पार नहीं करे, उन्होंने किया नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद लड़ते लड़ते थक गए थे, उन्हें घोड़े भी लड़ते लड़ते थक गए थे, तो वे आगे आए नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है, सेनाएं एक दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त जो व्यापारी थे वो भी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को क्या देते थे? शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे स्थान पर जाते थे। यानी देखिए, सब में टोटल एक जो चीज़ है क्या आ रही है कि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो ये यात्रा हो रही है, किसी भी रीजन से हो रही हो, किसी भी कारण से हो रही हो, चाहे इस क्षेत्र का जो है सेना है इस क्षेत्र को जीतने के लिए जा रही हो, चाहे इस क्षेत्र का व्यापार इस क्षेत्र को व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ, चाहे यात्रा के हिसाब से जा रहा हूँ, या शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, तो ये यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे या फिर जाते थे। और जाने के साधन क्या थे? नदी, समुद्र, ये। ठीक है। तो बाहर हमारे जो देश में कुछ लोग बाहर से भी आए थे, और यहाँ के जो लोग थे यहाँ एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। ठीक है। तो धीरे धीरे इस तरह बसावट शुरू हुई, तो एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाक में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे कि नए स्थानों को खोजेंगे। तो इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उनको समृद्ध कर दिया है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे हैं। देश के नाम में जैसे अगर कुछ किया जाए तो कैसे क्या है? अगर बात करें देश के नाम की, तो हमारे देश के लिए हम प्राय इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, और इंडस से जो नदी है वो संस्कृत में है, जिसे सिंधु कहा जाता है। ठीक है। हमने एटलस में जो ईरान और यूनान का पता लगाने के लिए कहा, ईरान और यूनान का पता लगाओ, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस, देखिए 2500 वर्ष पूर्व लगभग जो उत्तर पश्चिम की ओर, ये भारत का नक्शा है, ये उत्तर पश्चिम से की ओर से आने वाले ईरान, ये ईरान है यहाँ पर, और यूनान यहाँ आ गए। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को किस नाम से बुलाया? हिंदोस या इंदोस। तो इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश है भारत है, ये भारत के पास में जो सिंधु नदी है इसको बुलाया हिंदोस या फिर हिंदोस। तो इस इंदोस के पूर्व में जो है उस प्रदेश को इंडिया कहा। किन्होंने? ईरानियों ने या यूनानियों ने। ठीक है। तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था। यानी भारत नाम का जो प्रयोग है उत्तर पश्चिम, ये भारत है, इसके उत्तर पश्चिम में यहाँ पे रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक
लगभग 3,500 वर्ष पुरानी है। यानी इस समूह का जो उल्लेख है वो संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद उसमें भी मिलता है, जो कि 3,500 वर्ष पुरानी है। एक उल्लेख मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी कि आप मान के चलिए कि मान लीजिए ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, तो यहाँ पे एक उल्लेख मिलता है। यहाँ के लोगों समूह को भरत कहते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो संस्कृत का जो लेख लिखा है वो 3,500 वर्ष पुराना है। 3,500 वर्ष पुराना संस्कृत का लेख मिला है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। तो इस कारण से भारत का जो नाम था फिर वो भारत देश के नाम से होने लग गया। तो अतीत के बारे में कैसे जाने? ये देखिए, ये अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी हुई जो पुस्तक है उनको पढ़ना। वो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पुस्तकें हाथ से लिखी इसलिए पांडुलिपि कहते हैं इसको। अंग्रेजी में पांडुलिपि के परिचित होने के कारण मैन्युस्क्रिप्ट शब्द मेन्यू से निकला हुआ, जिसका अर्थ है हाथ से या निकला है, ठीक है। हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों, ये पांडुलिपि किस पे लिखी जाती है? कोई जो लेखक होता है पहले, जो किस पे लिखता था? कागज़ तो पहले थे नहीं, तो लेखक किस पे जाता था? ये ताड़पत्र पे लिखा जाता था। फिर हिमालय क्षेत्र में होने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र मिलता है। देखिए ये पांडुलिपि है, किसी पत्ते या लकड़ी पर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, कैसे बनता है ये। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है ये, जो बताया था अभी आपको। यह पांडुलिपि लगभग 1,000 वर्ष पहले लिखी गई थी, जिसका 1,000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये देखें, ताड़ के पत्ते से बनी हुई है, भुर्ज पेड़ की छाल है ये, ठीक है। ताड़ के पत्ते से बंधी होती है, भुर्ज पेड़ की छाल है। छाल यानी उसका ये पेड़ है, तो उसकी जो छाल है इसको काट दिया जाता है और उसको टुकड़े इसके किए जाते हैं। तो ये ऐसी एक पेज इसको बना लिया है लिखने के लायक, तो ये है। तो दोस्तों, आज तक की वीडियो यहाँ तक ही। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।